गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम किसी भी संगठन या कई कंपनी के अंदर की दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस के लिए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क नाम के एक दस्तावेज से कुछ खास हिस्से हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कंपनियां खुद को बेहतर, ज्यादा कुशल और अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छी जगह बनाने के लिए आखिर करती क्या हैं। मैंने जब ये सोर्सेस पढ़े ना, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। किसी संगठन को सुधारना एक बीमार मरीज का इलाज करने जैसा है। आप सिर्फ एक गोली देकर उसे ठीक नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि समस्या आखिर है कहां। तो आज हम एक डॉक्टर के नजरिए से देखेंगे और उसके 4 सबसे जरूरी औजारों को समझेंगे। पहला, मरीज की मानसिक स्थिति और उसके रिश्ते, यानी ह्यूमन प्रोसेस। दूसरा, उसकी शारीरिक बनावट, मतलब काम करने का ढांचा, जिसे हम टेक्नोस्ट्रक्चरल कहेंगे। तीसरा, उसकी दिनचर्या और खुराक, मतलब एचआर के नियम। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उसके जीवन का लक्ष्य, यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस। तो चलिए इस क्लिनिक का दरवाजा खोलते हैं। तो डॉक्टर के तौर पर सबसे पहले मरीज के दिमाग और उसकी भावनाओं को समझना जरूरी है। और यहीं पर हमारा पहला औजार आता है, मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप। ये पूरी तरह से लोगों के आपसी रिश्तों पर और टीम में उनके काम करने के तरीके पर फोकस करता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी नींव है जिसे टेक्नोलॉजी या अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के चक्कर में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया की सबसे शानदार रणनीतियां भी खराब टीम डायनामिक्स की वजह से फेल हो जाती हैं। अगर लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा प्लान भी बस कागज पर ही रह जाता है। स्रोत में एक तरीका बताया गया है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ग्रुप्स। इसमें कर्मचारी अपनी भावनाओं और व्यवहार पर खुलकर चर्चा करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा सॉफ्ट या फ्लफी सा लगता है। क्या इसका कोई असल दुनिया में असर होता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और कई मैनेजर्स भी बिल्कुल यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत एक दिलचस्प बात बताता है। ये सेशंस भले ही सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करते दिखें, लेकिन इनका असली असर हार्ड मैट्रिक्स पर पड़ता है, जैसे कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। अच्छा, वो कैसे? होता ये है कि जब टीम के सदस्य ये समझने लगते हैं कि उनकी किस बात से दूसरा सदस्य असहज होता है या उनके किस व्यवहार से गलतफहमी पैदा होती है, तो वो आपसी टकराव अपने आप कम हो जाते हैं, जो अक्सर प्रोजेक्ट में देरी की वजह बनते हैं। ये एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि आपका असर टीम पर क्या पड़ रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब सॉफ्ट स्किल से सीधे सीधे बिजनेस आउटकम सुधरता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द हम सबने सुना है, टीम बिल्डिंग। लेकिन क्या ये सच में काम करती हैं? मैंने कई कंपनियों में देखा है कि ये बस एक दिन का पिकनिक या कुछ गेम्स खेलकर खत्म हो जाती हैं। श्रोत इस बारे में क्या कहता है? इन्हें सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत के मुताबिक अगर टीम बिल्डिंग का मकसद सिर्फ एक दिन मौज मस्ती करना है,
तो उसका असर भी एक ही दिन रहेगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए एक्टिविटीज को टीम के असली काम और उसकी चुनौतियों से जोड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक टीम में कम्युनिकेशन की समस्या है, हाँ, तो ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसमें जानकारी को सही तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाना ही जीतने का एकमात्र तरीका हो। जब लोग उस खेल में सफल या असफल होते हैं, तो वे असल जिंदगी के कम्युनिकेशन गैप्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके साथ ही एक और तरीका है प्रोसेस कंसल्टेशन, जहां एक बाहरी विशेषज्ञ आकर बस चुपचाप देखता है कि मीटिंग्स कैसे चल रही हैं, फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, और फिर बताता है कि प्रक्रिया में रुकावट कहाँ आ रही है। समझ गया। तो ये सिर्फ हाथ पकड़कर गाना गाने के बारे में नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके में सुधार लाने के बारे में है। जी ठीक है, तो हमने मरीज की मानसिक स्थिति पर ध्यान दे दिया, लेकिन क्या हो अगर समस्या दिमाग में नहीं बल्कि शरीर की बनावट में ही हो? मतलब काम करने का जो ढांचा है वही गलत हो। यहां हमारा दूसरा औजार आता है, तकनीकी संरचनात्मक हस्तक्षेप। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो काम वे कर रहे हैं, क्या वो काम ही अपने आप में उबाऊ, थकाने वाला या प्रेरणाहीन है? क्या कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है जो नए आइडियाज को पनपने ही नहीं देता? ये हस्तक्षेप इन्हीं जड़ से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए है। यहां पर दो शब्द बार बार आते हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट। क्या हम इसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं? जरूर। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है काम की चौड़ाई बढ़ाना। यानी अगर कोई कर्मचारी पहले सिर्फ ए काम करता था, तो अब उसे ए, बी और सी काम भी दे दिए जाएं। इसका मकसद एक ही तरह के काम से होने वाली बोरियत को कम करना है। लेकिन स्रोत यहाँ एक चेतावनी भी देता है। अगर आप सिर्फ काम बढ़ाते हैं, तो कर्मचारी इसे ज्यादा काम की तरह देखते हैं, बेहतर काम की तरह नहीं। इससे प्रेरणा बढ़ने की बजाय घट सकती है और कर्मचारी बर्नआउट का शिकार हो सकता है। अच्छा, तो जॉब एनरिचमेंट इससे अलग कैसे है? जॉब एनरिचमेंट काम में गहराई लाता है। ये काम की संख्या नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अधिकार को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री वर्कर जो सिर्फ एक मशीन चलाता था, अब उसे उस मशीन के रखरखाव, क्वालिटी कंट्रोल और अपने काम की प्लानिंग का अधिकार भी दे दिया जाता है। इससे उसे अपने काम पर एक मालिकाना हक महसूस होता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक पुर्जा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही असली प्रेरणा है। और इन दोनों का बड़ा लक्ष्य है वर्क रीडिजाइन, मतलब काम को इस तरह से फिर से डिजाइन करना कि वो न केवल कंपनी के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बल्कि करने वाले के लिए भी ज्यादा संतोषजनक और दिलचस्प हो। तो हमने मरीज के मन और तन की बात कर ली, ह्यूमन प्रोसेस और टेक्नोस्ट्रक्चरल, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली कोई गोंद भी तो होनी चाहिए। एक सिस्टम, एक रूटीन जो ये तय करे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा तीसरा औजार, मानव संसाधन प्रबंधन हस्तक्षेप, काम आता है। नियम और प्रक्रियाएं हैं जो एक कर्मचारी के कंपनी में आने से लेकर जाने तक के पूरे सफर को नियंत्रित करते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना या खराब है, तो बेहतरीन से बेहतरीन लोग भी निराश होकर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। स्रोत में इसके 3 बड़े उदाहरण दिए गए हैं। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। हम सब इससे परिचित हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि यह सिर्फ साल के अंत में होने वाली एक मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए जहां फीडबैक मिलता रहे और अच्छे काम को पहचाना जाए। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि ज्यादातर परफॉर्मेंस सिस्टम इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या हासिल किया गया, मतलब टारगेट पूरे हुए या नहीं। लेकिन एक अच्छा सिस्टम इस बात पर भी ध्यान देता है कि उसे कैसे हासिल किया गया। कैसे से क्या मतलब है? मतलब क्या टारगेट पूरा करने के लिए टीम के मूल्यों को तोड़ा गया? क्या दूसरे विभागों को नुकसान पहुंचाया गया? जब सिस्टम कैसे को भी मापता है, तब जाके एक स्वस्थ संस्कृति बनती है। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा उदाहरण है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जब कर्मचारियों को लगता है कि कंपनी उनके भविष्य के बारे में सोच रही है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दे रही है, तो वे ज्यादा वफादार होते हैं। और तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह एक नाजुक चक्र है। अक्सर कंपनियां ट्रेनिंग पर तो बहुत खर्च करती हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस सिस्टम उस नई स्किल को पहचानने या पुरस्कृत करने में नाकाम रहता है, तो पूरा निवेश बेकार हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी को एडवांस डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके मैनेजर को पता ही नहीं कि स्किल का इस्तेमाल कैसे करना है।
या अप्रेजल फॉर्म में उस स्किल का कोई जिक्र ही नहीं है, तो कर्मचारी क्या सोचेगा कि कंपनी ने बस एक औपचारिकता पूरी की है। यह दिखाता है कि इन सिस्टम्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखना कितना जरूरी है। जब मैंने इन 4 प्रकारों को देखा तो ये आखिरी वाला रणनीतिक हस्तक्षेप मुझे सबसे अलग लगा। ऐसा लगता है कि बाकी 3 संगठन के अंदर की मशीनरी को तेल देने और ठीक करने जैसा है, लेकिन ये तो पूरी मशीन को एक नई दिशा देने जैसा है। मरीज के इलाज में ये कहना जैसा है कि अब से हम सिर्फ तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है ये तय करेंगे। क्या ये सही समझ है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। ये हस्तक्षेप पूरी कंपनी को बाहर के माहौल जैसे मार्केट ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी, ग्राहकों की बदलती उम्मीदें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करने के बारे में है। ये सबसे जटिल होते हैं और इनके प्रभाव सबसे दूरगामी होते हैं। ये छोटी मोटी मरम्मत नहीं बल्कि एक बड़ी सर्जरी की तरह है। स्रोत में इसके कुछ बहुत बड़े उदाहरण हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें कंपनी अपना मिशन, विजन और उद्देश्य तय करती है। मतलब हम कौन हैं, हम कहां जाना चाहते हैं और हम वहां कैसे पहुंचेंगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज। ये तो शायद सबसे मुश्किल काम होगा क्योंकि ये लोगों की सालों पुरानी आदतों और विश्वासों को बदलने के बारे में है। हाँ, और संस्कृति बदलना सिर्फ पोस्टर लगाने या नए नारे बनाने से नहीं होता। स्रोत के मुताबिक संस्कृति तब बदलती है जब लीडरशिप का व्यवहार बदलता है और जब कंपनी के सिस्टम, जैसे किसे प्रमोशन मिलता है, किसे इनाम मिलता है, उस नए व्यवहार का समर्थन करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इनोवेशन को महत्व देते हैं लेकिन प्रमोशन हमेशा उसी को मिलता है जो कोई गलती नहीं करता, तो कोई भी जोखिम नहीं लेगा और इनोवेशन कभी नहीं होगा। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण भी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन सपोर्ट। जब 2 कंपनियां मिलती हैं तो अक्सर ये विलय असफल हो जाता है। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना होता है या फिर लोगों और उनकी संस्कृतियों को? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक सुलझी हुई समस्या है। असली असफलता तब होती है जब 2 अलग-अलग संस्कृतियां टकराती हैं। एक कंपनी शायद बहुत तेजी से फैसले लेती हो और जोखिम उठाने वाली हो, दूसरी कंपनी शायद बहुत धीमी, प्रक्रिया आधारित और सतर्क हो। जब इन दोनों के कर्मचारी एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो बाहरी टकराव और अविश्वास पैदा होता है। इसलिए विलय के बाद का समर्थन सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि लोगों को एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझाने और एक नई मिलीजुली संस्कृति बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम अपनी डॉक्टर वाली एनालॉजी में वापस जाएं तो हमने 4 तरह के औजार देखे। मानव प्रक्रिया जो मरीज के मन और रिश्तों पर केंद्रित है, तकनीकी संरचनात्मक जो उसके शरीर और काम के ढांचे को देखती है, HRM जो उसकी दिनचर्या और आदतों को नियंत्रित करने वाले सिस्टम पर ध्यान देती है, और रणनीतिक जो उसके जीवन की बड़ी दिशा और मकसद को तय करती है। बिल्कुल, और ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक इलाज है। आप सिर्फ एक हिस्से को ठीक करके पूरे संगठन को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। स्रोत के अनुसार इन सभी हस्तक्षेपों का अंतिम लक्ष्य है बेहतर कम्युनिकेशन और टीम वर्क, बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, कम टकराव, ज्यादा कर्मचारी संतुष्टि और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव को बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता। ये एक स्वस्थ और प्रभावी संगठन बनाने के लिए एक पूरा टूल किट है जिसमें हर समस्या के लिए एक अलग तरह का औजार है और एक अच्छा लीडर जानता है कि कब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। हमने देखा कि संगठन खुद को बेहतर बनाने के लिए कितने सोचे समझे और संरचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि एक विज्ञान की तरह है। लेकिन ये मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर आपको अपनी टीम, अपने विभाग या अपने कार्यस्थल का डॉक्टर बनाया जाए और आपके पास इन चारों में से सिर्फ एक औजार को इस्तेमाल करने का मौका हो, तो आप कौन सा चुनेंगे? आप कहां से इलाज शुरू करेंगे? क्या आप पहले लोगों के आपसी रिश्तों और संवाद को ठीक करेंगे या फिर उनके काम को और दिलचस्प और जिम्मेदार बनाएंगे? क्या आप नियमों और सिस्टम्स को बदलेंगे या फिर सबको एक साथ बिठाकर एक नई दिशा और एक नया लक्ष्य तय करेंगे? वही कौन सा बदलाव है जो आपके हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक असर डालेगा?